ये वफाकी आइनी अदालत तो बार कौंसिल का भी मुतालबा था, अगर ये दोनों जमातें पीछे हट गई हैं तो फिर ये आइनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशाद साहब, उसके बावजूद आइनी तरमीम की ज़रूरत है। देखें, अगर कंसेंसस डेवलप होता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ जाती हैं आइनी बेंच के हवाले से भी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जमातें एक स्टेप डाउन हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि यही जमहूरी रवैये हैं जिनको देखा जाना ज़रूरी है कि पार्टीज ने अब एक मुत्तफिका तौर पर आइनी तरमीम करने के लिए ये चीज़ें की हैं। मेरी पिछले हफ्ते वफाकी वज़ीर कानून से एक मीटिंग हुई, कुछ एक दो मामलात थे जिनमें तो ये भी बात हुई। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है आइनी तरमीम के हवाले से, तो उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि नंबर गेम तो हमारी पूरी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मौलाना को लाजमी हम ऑन बोर्ड लें कि सारी जिंदगी एक चीज बात रहेगी जी कि 63A की बेनिफिट लेके तो ये तरमीम की गई है, तो उस पे एतराजात रहते। और ये बात ज्यादा मुझे साइब लगी कि उन्होंने यानी हुकूमती हलकों ने मौलाना को ऑन बोर्ड लिया और मुसलसल एक काम करते रहे, और बिल आखिर मौलाना भी सिर्फ अपनी सोच लेकर नहीं गए थे, जो मुझे नजर आ रहा है, और आप भी यकीनन इस बात की तायद करेंगे कि पीटीआई की भी सोच एक साथ लेकर चले थे। और आपको भी याद होगा कि जब ये स्टार्ट में जब ये बात हुई कि आईनी कोर्ट बनने जा रही है, तो उस पे जो पीटीआई के ज़ोमा है उन्होंने कहा था कि आईनी बेंच बना दें, तो इसमें कोई मजाका नहीं है। सही है। मेरा मेरा नहीं ख्याल कि अब पीटीआई भी इस मामले में रिट्रीट करे या बैकफुट पे जाए, क्योंकि उनकी तरफ से भी ये मुतालबे आते रहे हैं। मैंने खुद कई प्रोग्राम से ये कहा था कि 2 चीफ जस्टिस बनेंगे तो इख्तियारात की जंग जारी रहेगी, और ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया कि अगर उन दोनों में इख्तियारात की तकसीम का कोई झगड़ा होता है तो फिर कौन सा ऐसा इदारा है जो इनको सेटल डाउन करेगा, या कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इस मामले को जो है वो सीधी रास्ते पे लाएगी। तो ये एक झगड़ा मुसलसल रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, शरीयत बेंच ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। वो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के, वो आम केसेस नहीं सुनते। जब भी मामला कोई शरई हवाले से जो तजवीज़ आती है, उनके पास कोई रेफरेंस आता है, तो फिर वो बेंच तश्कील दिया जाता है और वो बैठ के शरई। पाशा साहब सवाल ये है कि क्या ये समझें कि पाकिस्तान बार कौंसिल भी अब मौलाना के मौक़िफ़ की तायद कर रही है, जो आप भी पहले बात कर रहे थे कि वफाकी आईनी अदालत होनी चाहिए। क्या अब आप समझते हैं कि ये बड़ी सेन है कि एक बेंच आप बना दें, और दीगर जो इस्लामाबाद बार है या लाहौर बार हैं वो भी ये बात कर रहे थे, तो एक इत्तफाक़ राय इस तरह हो गया है इस पर? मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान बार कौंसिल के पास एक मुसवदा आया, हमने अपनी डेलिब्रेशन की और एक जो तजवीज़ है अपनी अमेंडमेंट्स, मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की, जो कि दे दिया हमने। उसमें बेंचेस के हवाले भी था कि अगर बेंच भी आप बना सकते हैं, ये मेरी तजवीज़ थी। अगर आप मिनट्स देखिए उस मीटिंग के, तो मेरी तजवीज़ ये थी कि बेंच अगर तश्कील दे दिए जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए और बेंच तश्कील दे दिए जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो अगर ये बात आ गई है तो हमें देखें, हम पार्लिमान के पीछे खड़े हैं, हम अदलिया के पीछे खड़े हैं। हम चाहते हैं कि अदलिया की तौकीर भी रहे, और जहां तक पार्लिमान का तल्लक है, पार्लिमान का जो इख्तियार कानून साजी और आइन की अमेंडमेंट का है, वो भी बहरहाल अपनी जगह पे एक मुसलमा हकीकत है और उसको तस्लीम करना चाहिए। पाशा साहब, जब वज़ीर कानून ने आपसे ये कहा कि अक्सरियत तो हमें हासिल है 2/3, लेकिन फिर भी हम मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, तो आपने सवाल नहीं किया कि आपके तो मेंबरान हैं 211 या 12, तो अक्सरियत आपको कैसे हासिल है? आप लोटाक्रेसी के ज़रिए अक्सरियत हासिल करेंगे, हार्स ट्रेडिंग करेंगे?
सर कुछ आज़ाद मेंबरान की उन्होंने बात की थी, क्योंकि मैं फिर इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उनसे नाम पूछता कि कौन कौन से नाम हैं। अलबत्ता जब उन्होंने ये बात कर दी तो फिर, लेकिन जो आप अरशाद साहब उसका जो दूसरा जो पहलू है वो जरूर देखें कि उन्होंने कितनी पॉजिटिव बात की कि हम, हुकूमत ये चाहती है कि मौलाना अगर साथ हो जाए तो और ज्यादा सेंक्टिटी आएगी इस अमेंडमेंट में और एतराजात खत्म हो जाएंगे। और मैं एक और बात एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें पीटीआई की डेलिब्रेशन जो पहले हुई है मौलाना के साथ, उनका अक्स जरूर इस मुसवदे में है जो मौलाना लेकर गए बिलावल साहब के पास, और फिर कल जो है वो तमाम हुकूमती जो जोमा है वो बैठे और आपस में उन्होंने डिसाइड किया। नहीं, इसमें तो कोई अच्छी शक बात नहीं है। हाँ जी। इसमें तो कोई शक नहीं, ये बात काबिल तहसीन है कि अगर उस दिन तो हुकूमत तुली हुई थी कि जी आज ही काबीना से मंजूरी होगी, आज कौमी असम्बली से होगी, आज सूबाई असम्बली से होगी, सेनेट से होगी। और मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जो हुकूमती जोमा मुझे मिलने आए, उन्होंने कहा जी आज अगर हमने ये मंजूर ना की तो कल तो आसमान गिर पड़ेगा। लेकिन अच्छा हुआ, काबिल तहसीन बात है। तो अब भी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि ये इत्तेफाक राय से हो, क्योंकि आइन कोई मजाक नहीं बनना चाहिए। अब आगे जो बात हो रही है वो ये है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को जजों के तकर्रुर के सिलसिले में और चीफ जस्टिस के जो नामजदगी के सिलसिले में, एक तो जो सीनियरिटी का उसूल है उसको मेरा ख्याल है ख़त्म किया जा रहा है, और दूसरा जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को मिला के ये जो तकर्रुर होगा, तो इससे आप मुत्तफ़िक हैं कि ये सीनियरिटी वाला उसूल अगर बाकी ना रहे तो कोई हर्ज नहीं है इसमें? देखिए 18वीं तरमीम में एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी और एक जुडिशल कमीशन था। यानी जुडिशल कमीशन जो प्रपोजल भी एंडोर्स करता है वो आगे भेजता है पार्लिमानी कमेटी को, लेकिन 19वीं अमेंडमेंट के तहत पार्लिमानी कमेटी को रिडंडेंट करार दे दिया गया। उनका काम सिर्फ पोस्ट ऑफिस का रह गया। अब जो चीफ जस्टिस अपना हाई कोर्ट में जजेस के नाम भेजता था, वो अगर पार्लिमानी कमेटी अनडू करती भी थी तो उसके बावजूद कोई एक शख्स उठ के रिट कर देता था उसी हाई कोर्ट में, और वो चीफ जस्टिस अपने मनपसंद बेंच को बिठा के उस रिट को अलाउ कर देता था, और वो जज साहबान जो है वो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ओथ लेके काम शुरू कर देते थे। तो पार्लिमान में ये एक बेचैनी शुरू से थी कि हमें मीनिंगफुल हमारी जो कंसल्टेशन है उसको नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि 18वीं तरमीम की रूह के खिलाफ थी। तो मेरा ख्याल है कि जो अब प्रोपोज्ड अमेंडमेंट आई है उसमें 4 मेंबर्स जो होंगे वो अपोजिशन के होंगे, 4 जो हैं वो होंगे उसके हुकूमती बेंचेस के, और मेरा ख्याल है 2-2 कर दिए गए हैं, 2-2 कर दिए गए हैं। और 4 होंगे, 2 कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से, और 2 सेनेट के, और एक मेंबर जो है वो मुतलका सूबाई बार कौंसिल का होगा, और सुप्रीम कोर्ट की सूरत में पाकिस्तान बार कौंसिल का भी एक मेंबर होगा, और बाकी जुडिशल कमीशन का परमानेंट पाकिस्तान बार कौंसिल का भी मेंबर होगा। तो जिसमें जो चेयरमैन होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और फिर बाकी एक सीनियर प्यूनी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो मेरा ख्याल ये है कि जो रूल्स आ रहे थे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में रूल्स भी बनने जा रहे थे, और उनकी मीटिंग हो रही थी 2 हफ्ते पहले जो कि पोस्टपोन कर दी गई शायद इसी वजह से। उन रूल्स में भी एक चीज थी कि जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं उनका जो चीफ जस्टिस है उसका भी 3 सीनियर 3 जजेस में से उस पैनल में से इंतखाब किया जाएगा सीनियरिटी कम फिटनेस की बेसिस पे, और वही एनालॉजी जो है वो इसमें लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखें इसमें पीटीआई साथ देती है या नहीं देती, अलामा साहब तो मौलाना साहब तो मेरा ख्याल है इस पे पाशा साहब ये बताइए। इसमें एक एतराज़ ये किया जाता है आमतौर पर अपोजिशन की तरफ से भी बाज़ वकला के भी, ये असल में चीफ जस्टिस का जो मनसब है उसमें एक दौड़ शुरू हो जाएगी कि हर शख्स की ख्वाहिश होगी कि जी मैं चीफ जस्टिस बनूँ, वो फिर लॉबिंग भी करेगा और एक बेचैनी भी होगी, जबकि सीनियरिटी वाले उसूल से सबको पता होता है कि जी इसके बाद ये और इसके बाद ये आ जाएगा।
बिल्कुल, एक लिहाज से आपकी ये बात ठीक है और एतराज़ात भी इसी तरह ही उठते हैं कि फिर वो हुकूमती जो 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 बरसर इक़्तिदार पार्टीज़ हैं उनकी तरफ वो देखेगा और यकीनी तौर पे उनका जो नरम गोशा जो है वो उसको उसके असूल के लिए तगो-दो भी करेगा। देखें, अरशाद साहब वो इंसान ही नहीं है जिसके अंदर ख्वाहिशात ना हो। ख्वाहिशात हर एक के अंदर होती हैं। अब कोई उसका इज़हार करता है, जी